हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड बाय सविता शर्मा। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में 12th क्लास की फ़िज़िक्स की यूनिट सेकेंड चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, अब तक जो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में वो हम कर चुके हैं करंट को डिफ़ाइन कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, एवरेज करंट और उस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, इंस्टेंटेनियस करंट dq/dt, एवरेज करंट डेल्टा q/डेल्टा t लगते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा। इस कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और यूज़फुल भी है, जिसमें हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल, किसी कंडक्टर के अंदर होंगे तो उसकी थर्मल स्पीड होगी और वो थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। और इतनी स्पीड होने के बावजूद भी कंडक्टर के अंदर करंट जीरो रहता है। और हमने ये भी जाना कि ये करंट जीरो क्यों रहता है। लास्ट वीडियो में ये सब हमने देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, उसकी एक्सप्रेशन निकाली और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बहुत कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बट जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी मतलब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे कंडक्टर को, जब भी उसमें से करंट पास होगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, जो कि यहाँ लिखी हुई है, Vd = -e τ/m। यहाँ पे कैपिटल E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से आया था। Vd = eV τ/ml है, जहाँ पर ये V जो है वो पोटेंशियल है जो अप्लाई किया था अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। Vd को ही हमने मीन फ्री पाथ की टर्म्स में भी निकाला था, जो कि आ गया Vd = मीन फ्री पाथ λ/τ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Vd को हमने मोबिलिटी की टर्म्स में भी किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने टॉपिक किया था वहाँ पे मोबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने के लिए। चार्ज की मोबिलिटी होती है, जिस भी कंडक्टर के जो चार्ज कैरियर्स होंगे उनकी मोबिलिटी, जिसको हमने डिफाइन किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की थी। तो Vd को हम यहाँ से लिख सकते हैं μe × E। ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने बात की थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी एक्सप्रेशन, उसके रिलेशन और डिपेंडेंसी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। आज हम इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन कहना चाहूँगी कि यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इस टॉपिक को भी बहुत ध्यान से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक कंडक्टर, मान लिया वायर की शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, जिसकी लेंथ जो है वो L ले ली है। इस कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया है, अप्लाई कर दिया इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, एक टर्मिनल पे प्लस और एक टर्मिनल पे माइनस। तो इस प्लस की वजह से कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाएगी इस पर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो क्या होंगे, रैंडमली मूव ना करके वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एंड। रैंडम मोशन तो होगा, थर्मल मोशन तो है, प्लस में उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आ जाएगी, एक वेलोसिटी और ड्रिफ्ट और हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन पर नेट वेलोसिटी हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको Vd से लिखते हैं। ये एक्चुअल में सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गई यहाँ पे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो यहाँ पे Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे तो सर्किट में इनके मोशन के अपोजिट करंट सेटअप हो जाएगा, I करंट फ्लो करने लगेगा थ्रू द कंडक्टर। तो यहाँ तक ये तो हमने क्या कंसीडर किया वो माना। अब मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसकी नंबर डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल एन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए ले लेते हैं कि पूरा कंडक्टर मान लो कितनी बड़ी लेंथ का है, एक कंडक्टर छोटी लेंथ का है तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, किसी और लेंथ के में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होंगे। तो कंडक्टर को एक स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, वहाँ पे नंबर डेंसिटी लेते हैं। तो नंबर डेंसिटी को स्मॉल एन को कैसे डिफाइन किया गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब कितनी भी लेंथ का कंडक्टर ले लो, अगर कॉपर का ही बना हुआ है तो उसकी नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, इसलिए हम नंबर डेंसिटी को कंसीडर करते हैं। तो ये कैपिटल एन हमने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन में वॉल्यूम कर दिया। वॉल्यूम कैसे, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था कंडक्टर का, ए था, लेंथ कितनी थी कंडक्टर की, एल थी, तो वॉल्यूम कितनी हो गई इसकी, ए इंटू एल। तो कैपिटल एन अपॉन ए इंटू एल क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन ए एल, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर क्या लिख सकते हैं, एल लेंथ के कंडक्टर में कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन ए एल। यूनिटरी मेथड है ये, सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल सा हमने लिखा है। तो हमें ये पता चल गया कि इस कंडक्टर के अंदर, एल लेंथ के कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो है कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन ए एल। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हमने करना था, रिलेशन निकालना था किस किस के बीच में, आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकाल रहे, तो आई को ही निकालना चाहेंगे। आई कैसे निकाल सकते हैं, आई को कैसे डिफाइन करेंगे, आई होता है हमारे पास चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो क्यों ना हम पहले चार्ज निकाल लें, जैसे हमने इस पर वी पोटेंशियल दिया तो इसमें से कितने चार्ज पास हो रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि टोटल चार्ज कितने होंगे इसमें जो मूव कर सकते हैं। एन तो नंबर ऑफ चार्ज हो गए, तो एक चार्ज पर कितना वैल्यू होगा, ई, तो टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, एन इंटू ई। तो पहले टोटल चार्ज लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज ऑन all free electrons in given conductor। तो कितने हो जाएंगे वो, स्मॉल क्यू लिख लेते हैं उसको। एन तो नंबर ऑफ चार्ज है टोटल, और एक चार्ज पर चार्ज की वैल्यू है ई, तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल एन इंटू ई। कैपिटल एन की वैल्यू रख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ से, एन ए एल ई, ये आ गया क्यू चार्ज जो इस कंडक्टर के अंदर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने क्या किया था, इसमें पोटेंशियल V लगाया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रिलेशन एक और, E इक्वल्स टू V बाय एल। इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। अब ये जो Q चार्ज है, तो इसने कितना टाइम लिया होगा इस एल कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने के लिए, Q चार्ज ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लिया होगा, क्या हम वो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सोचो जरा। टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहें या फिर उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, वो बात बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स की कहें या पॉजिटिव चार्ज को लेके कहें, हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से इस लेंथ में पूरे, मान लो यहाँ से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन चला हो, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया होगा, वो टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं। टाइम इज इक्वल्स, हमने वो पढ़ा है ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किस स्पीड से चल रहे हैं वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। डिस्टेंस कितनी है, एल। तो अब हमारे पास टी भी है और क्यू भी है, क्या हम आई निकाल सकते हैं, बिल्कुल। और इस टी के अंदर हमारे पास वी डी भी है, तो क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। करें आगे, क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू, यस, Q बाई टी, पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड T, N A L E फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Q की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट की,
L बाय वी डी, तो वी डी तो ऊपर चला गया, L से L कैंसिल हो गया, एन ए ई वी डी, ये आई करंट का रिलेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिस फॉर्म में हमें इस रिलेशन को निकालना चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स में जो जो डाटा दे रखा होगा। अब हम बस इसके अदर फॉर्म्स को ही कंसीडर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रिलेशन ऑफ आई एंड वी डी, एन ई ए वी डी की फॉर्म में याद कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बस इनको चेंज करते हैं चेंज कैसे कर सकते हैं, देखिए तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यहाँ पे नंबर डेंसिटी, ई चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं? वी डी का रिलेशन अभी हमने लिखा था ना कि लास्ट क्लास में हमने वी डी की कौन कौन से रिलेशन पढ़े। मोबिलिटी की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो वी डी को म्यू ई इंटू ई लिखा था, तो आई का एक और रिलेशन आ गया। अब हम बस रिलेशन लिख रहे हैं, एन ई ए, वी डी की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू ई ए, तो एक रिलेशन ये आ गया। हमने क्या पढ़ा था? वी डी को उसमें भी पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या लिखा था वहाँ पे? ई टाउ कैपिटल ई बाय एम, तो वहाँ से आई क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू एन ई ए, एक ई। अब वी डी की यहाँ पे वी डी को चेंज करते जा रहे हैं बस इस फॉर्मूले में। वी डी की जगह पर हम ई टाउ ई बाय एम रखेंगे, तो ई और एक ई और है, ई स्क्वायर लिख सकते हैं, टाउ ई बाय एम। अब यहीं पे हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं, क्या? ई को लिख सकते हैं वी बाय एल, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ वी पोटेंशियल है यहाँ पे, और वी डी को अलग से लिख रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमाकर, और सिंगल वी इस फॉर्म में, ये पोटेंशियल है। वी बाय एल था ना, तो एल एम, ये आ गया हमारे पास एक और टर्म, तो इसको भी याद रखना है। ये सेकेंड फॉर्म आ गई, ये एक और फॉर्म आ गई। अब यहीं से देखो, I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ एम एल वी, ये लिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें इस वाले टर्म में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया है, हमारे पास रिलेशन आ गए हैं अलग अलग फॉर्म में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, देखना अब ओम्स लॉ से रिलेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओम्स लॉ। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं तो ओम्स लॉ को तो कभी भी भूल ही नहीं सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब छोटी क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या कहता है? जब भी किसी कंडक्टर से करंट आई फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the, बिल्कुल ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस V applied across the, क्या कह रहा है? The conductor provided physical condition of conductor constant। टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जब कांस्टेंट होगा तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कंडक्टर। तो अभी हम क्या कंसीडर कर रहे थे? एक कंडक्टर माना,
इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें से करंट पास हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, I इज़ प्रोपोर्शनल टू V या V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, और क्या कह सकते हैं, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। अभी ज़रा इस स्टेटमेंट को देखते हैं, I इज़ प्रोपोर्शनल टू V या कहें V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। जरा यहाँ देखिए, ये हम रिलेशन कर रहे थे ना, ये I आ गया, ये V आ गया। अगर ये सब चीज़ें हैं, कुछ कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, और में V लिख लेते हैं। V इज़ इक्वल्स टू ml अपॉन NE² A टाउ इंटू I लिख सकते हैं ना। मतलब दोनों स्टेटमेंट हो गई, I इज़ प्रोपोर्शनल टू V या V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ भी यही कह रहा है, और रिलेशन जो हमने VD और I का निकाला उससे भी यही आ रहा है। बशर्ते अब हम इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा R। तो हम क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू IR, और ये जो R है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं। क्या लिखते हैं इस R को, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, R इक्वल्स टू V बाय I। यहाँ पे V अप्लाइड पोटेंशियल है और I करंट है। फॉर्मूले में V बाय I दिख रहा है, बट R कभी भी डिपेंड नहीं करता है V पर और I पर, बट R नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I कि कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है, उसकी वजह से कितना करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर में से, उसका रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कभी भी V और I पर डिपेंड नहीं करता है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, कि V इक्वल्स टू, ये हमारे पास रिलेशन आ गया था ml अपॉन NE² A टाउ। देखिए ज़रा यहाँ पर m जो है ये मास ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट रहेगा। l जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एक बार हमने सर्किट में जो कंडक्टर लगा दिया उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे, तो वो भी उस टाइम पे कांस्टेंट है। n जो है नंबर डेंसिटी है, तो l लेंथ के लिए जो नंबर डेंसिटी है, कोई भी कंडक्टर है उसकी नंबर डेंसिटी भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। e जो है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज है किसी एक एलिमेंट्री पार्टिकल पे, ये भी कांस्टेंट रहने वाला है। क्रॉस सेक्शन एरिया A जो हमने वायर या कंडक्टर यूज़ की है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट रहने वाला है। टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं हो रही हैं, तो टाउ भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो ओवरऑल ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस कांस्टेंट को हम क्या नाम दे दें, R नाम दे दें इस पूरे को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल्स टू RI, यही तो बन गया ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू RI। तो अभी यहाँ पे R की बात कर रहे थे, V इक्वल्स टू IR तो फॉर्मूले से आ गया, बट इस रिलेशन से साथ में R की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल्स टू ml अपॉन NE² A टाउ। तो ये बताता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये हो गया है ओम्स लॉ, और ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से भी निकाला और इससे भी निकाला। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें किसके बीच में, V और I के बीच में, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओम्स लॉ यही कहता है फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज नहीं होनी चाहिए फिजिकली। तो V हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा I के, या हम कह सकते हैं I हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा V के। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें अलोंग एक्स एक्सिस I कंसीडर किया है और अलोंग वाई एक्सिस V कंसीडर किया है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय डेल्टा I, जो हमेशा क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करते, वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं,
वाई एक्सिस के अलोंग आई और एक्स एक्सिस के अलोंग वी लेते तब भी ग्राफ स्ट्रेट आता, बट इस टाइम पे रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ रेजिस्टेंस देता। यहीं पे आपका स्टूडेंट्स 12th क्लास का जो एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका आता है ओम्स लॉ पर बेस्ड। वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, वो एक्सपेरिमेंट उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसमें हमें निकालना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसी तरीके से हम ओम्स लॉ एक सर्किट बना लेंगे, उसमें उस वायर, जिस वायर के रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है उस वायर को लगा देंगे सर्किट के अंदर, और उसमें एक टेबल बना लेंगे जिसमें वी और आई को नोट करते रहेंगे, अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग करंट को नोट करते रहेंगे, और उससे हम आर को निकाल सकते हैं, क्योंकि आर आ जाएगा वी बाई आई। जब आर आ गया हमारे पास तो वहाँ से लेंथ, पूरे जो भी वायर हमने लगाई है उसकी लेंथ ले लेंगे, उस आर को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। ये करेंगे, ये भी हम प्रैक्टिकल्स की क्लास जब लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, मैं डालूंगी एक वीडियो प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड। तो अभी हम टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर ये हमारे पास रिलेशन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, नोट डाउन कर लें, नोट कर लें, नोट्स बना लें, और इन फॉर्मूलों को याद भी रखें, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया, ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला देखा, V इक्वल्स टू में आई आर, एंड देन हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन भी निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन से। ये वाला, ये जो स्टार लगा ले इस चीज़ को, इस रिलेशन को आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ड्राइव करके बताइएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो, जहाँ से हमें पता चल गया कि R जो होगा ये क्या है, एक कांस्टेंट होगा हर एक कंडक्टर के लिए, कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर, और ये बिल्कुल भी ना V पर डिपेंड करेगा ना I पर डिपेंड करेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ml/n/e² और टाउ पर। यहाँ पे देखा कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो पहले रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर V नहीं कर सकता, I नहीं कर सकता, तो ये किस पर चेंज होगा। अब हमें इस फॉर्मूले से इतना तो पता चल गया कि अगर हमने कोई एक कंडक्टर लिया A और कोई एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर लिया B, तो A और B कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग होगा, लेकिन A कंडक्टर के लिए चाहे हम कितना भी पोटेंशियल V अप्लाई करें, कितना भी करंट उस पर से फ्लो कर रहा हो, उसका रेजिस्टेंस उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते कि उसकी फिज़िकल कंडीशंस चेंज ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इतना करंट पास करा दे कि उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज होगा तो टाउ चेंज होगा, और टाउ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले स्लो चलते हैं। क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम किसी कंडक्टर को कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें से करंट पास हो रहा है, तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में उस करंट को पास होने से रोकता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है, ऑब्स्ट्रिकल की तरह काम करता है कि रेजिस्टेंस अपने में से करंट को पास नहीं होने देगा। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें से करंट कम पास होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट ज़्यादा पास होगा। तो डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस ऑफ, यही लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor is obstruction or opposition offered by the conductor to flow the electric current through it, जो कि मैथमेटिकली ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस होती है ओम्स, तो यहाँ पे 1 ओम को कैसे लिख सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1V बाई 1A। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से 1 ओम की भी डेफिनेशन आ जाती है। 1 ओम इज़ रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 1 एम्पियर flow when
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा हो, जिसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाएगा 1 ओम अक्रॉस इट्स एंड्स। तो R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रखा है वो अपॉन में करंट जो उसमें से पास हो रहा है वो लिख सकते हैं। तो डायमेंशन निकालते हैं अब जरा, इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। यूनिट की बात कर ली ओम्स, तो डायमेंशन को निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं। करंट को क्या लिख सकते हैं, I। अब अगर बात करें वर्क डन की यूनिट डायमेंशन mL² T-2, Q चार्ज की डायमेंशन अपॉन में जाएगा ना, इसको WQI लिख सकते हैं। तो Q अपॉन में जाएगा, चार्ज की डायमेंशन, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, टाइम इनटू करंट, करंट की डायमेंशन A और टाइम की डायमेंशन T, और फिर अपॉन में I है, I की डायमेंशन अगेन A। तो अब क्या हो जाएगा mL² T-2 पहले से है, ये माइनस का हो जाएगा -3A-2। ये डायमेंशन हो गई R की। तो ये डायमेंशन भी हो गई है, यूनिट भी हो गई है। R किस किस पर डिपेंड करता है, अब जरा ये बात भी कर लें। तो अब देख लेते हैं एक बार, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस देखिएगा। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी R इक्वल्स टू MLA अपॉन में ANE² टाउ, ये हमारे पास रिलेशन आ गया था R का। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा फिजिकल कंडीशन R पे कौन कौन से फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही। V और I पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। पहला फैक्टर हम लिख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे पड़ेगा, इसमें देखिएगा टाउ पर इन्वर्स रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो मतलब उनका रिलैक्सेशन टाइम, 2 कॉलिजन्स के बीच का टाइम टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। टाउ डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा इन केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिज़िकल कंडीशन वही हम बात कर चुके हैं, प्रेशर टेम्परेचर की। नेचर ऑफ मटेरियल, यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब है नंबर डेंसिटी। किसी कंडक्टर में, किसी मटेरियल में हो सकता है कि नंबर डेंसिटी कितनी हो, और किसी मटेरियल में हो सकती है नंबर डेंसिटी कितनी हो। तो नंबर डेंसिटी n पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। एल्यूमिनियम में अलग मिलेगी नंबर डेंसिटी, कॉपर में अलग मिलेगी, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L पर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, A पर डिपेंड करता है। R डायरेक्टली डिपेंड करता है L पर, और R इन्वर्सली डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है चार्ज ऑन इस पर, चार्ज कैरियर्स पर, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस पर। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। अगर ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, कोज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का कोज क्या है, क्यों हो रहा है ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अराइज हुआ है किस कारण से, जब हम बात कर रहे थे कि हमने कंडक्टर माना, जैसे हम बात कर रहे हैं कोज ऑफ रेजिस्टेंस में हमने कंडक्टर कंसीडर किया था, इस पे हमने क्या किया था, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया था, V पोटेंशियल लगा दिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के कारण इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव कर रहे थे उस पर एक एक्सेलरेटेड मोशन आ गया था, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आ गई थी। बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ कितने टाइम के लिए रही, तब वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फिक्स आयंस होंगे, एटम्स होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी को, अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को
लूज़ कर देगा। जैसे ये लूज़ करेगा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लग रही होगी, ये फिर से एक्सेलरेट करेगा। तो ये जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे तो उसकी स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी ना, मतलब उसकी स्पीड जल्दी जल्दी रुकेगी। तो वो कोलिजन ही ऑब्स्टेकल है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऑब्स्टेकल कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब रुकेगा तभी तो करंट फ्लो होना कम होगा। तो उसके फ्लो में कौन आ रहा है ऑब्स्टेकल? वो आ रहे हैं आयंस और एटम्स, जो फिक्स्ड हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा। तो कैसे बताएं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे? रेजिस्टेंस अराइज ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस और एटम्स ऑफ कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। यही कारण है कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस ऑफर होता है जब हम उस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करें, विच डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो कंडक्टर के अंदर अरेंजमेंट है एटम्स का, उस पर डिपेंड करता है कंडक्टिव मटेरियल पर, लेंथ पर, थिकनेस पर। तो रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टिव मटेरियल, जो हमने नेचर ऑफ मटेरियल में बताया, लेंथ पर बताया, थिकनेस मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, फिजिकल कंडीशन तो है ही है। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड असाइनमेंट आपको जल्दी मिल जाएगा। जब तक आप अपने नोट्स बनाते रहिए, काम को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू जब तक के लिए। ओके।